नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट के एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले टॉपिक में हमने क्या किया था, रिसर्च स्टेप पढ़े थे। तो रिसर्च के बेसिकली जो स्टेप होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उसमें सबसे पहला जो स्टेप हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पढ़ा था। उसके बाद हमने रिसर्च डिज़ाइन, और उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन टूल डेवलप, और उसके बाद सैम्पलिंग, और फिर उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और राइटिंग रिपोर्ट। तो ये स्टेप थे रिसर्च के। उन्हीं में से एक स्टेप है हमारा सैम्पलिंग। उस सैम्पलिंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैम्पलिंग क्यों की जाती है किसी भी रिसर्च में। सैम्पलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता रिसर्चर के लिए। फॉर एग्जांपल कि हमें रोहतक डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च करनी है, तो हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों पे रिसर्च नहीं कर सकते। इसीलिए हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हम अलग अलग टाइप की सैम्पलिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम इक्वल चांस जब होता है पॉपुलेशन का या सैंपल का सेट होने का, उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो, जिससे हमें सैंपल ड्रा करना है। इसलिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में लगाते हैं और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में लगाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि किसी भी रिसर्च का जब हम सैम्पलिंग करते हैं, तो सैम्पलिंग में उससे भी पहले एक हमारे पास पॉपुलेशन आती है कि हम पॉपुलेशन होती क्या है। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन एक होल डाटा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, किसी यूनिवर्सिटी की हमें रिसर्च करनी है और उस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल हमें एमडी यूनिवर्सिटी पे ही रिसर्च करनी है कि एमडी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके कितने बच्चों के नेट क्वालिफाई होते हैं एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल ये मेरी रिसर्च क्वेश्चन है और मुझे किसी यूनिवर्सिटी पे करना है। तो पूरी एमडी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गई। और इसमें से मैं एक स्मॉल डाटा या सबसेट हम कह सकते हैं कि वो ड्रा करेंगे, वो हो गया हमारा सैंपल। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं करते पूरे पे, हम उसमें से सैंपल करते हैं और हमारा सैंपल जनरलाइज करता है कि हमने जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि वो हमारा सारा सैंपल हमारे पॉपुलेशन का ट्रेंड बताए, कि वो जो सैंपल ड्रा करेंगे उसी सैंपलिंग की हम टेक्निक्स की आज बात करेंगे। अलग अलग टेक्निक्स है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा एरिया होता है। अच्छा, पॉपुलेशन में हम कई बार कंफ्यूज करते हैं कि पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग या पर्सन ही नहीं होता। पॉपुलेशन में हम प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन में एनिमल्स भी आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें डिस्ट्रिक्ट्स पे रिसर्च करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे लिए पॉपुलेशन हो जाएगी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हमारे लिए एक सैंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉपुलेशन होती है और पॉपुलेशन के बाद हम सैंपल फ्रेम ड्रा करते हैं। सैंपल फ्रेम क्या होता है? सैंपल फ्रेम में हम वो लेते हैं कि जो जिन पॉपुलेशंस पे हम टेस्ट करेंगे, जिन पॉपुलेशंस का हम सर्वे करेंगे या जिन पॉपुलेशंस की हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, वो उसको हम सैंपल फ्रेम बोलते हैं। तो हायरार्की में सबसे पहले पॉपुलेशन आता है, उसके बाद सैंपल फ्रेम आता है। और सैंपल फ्रेम में वही पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन का पार्ट होता है जिस पे हम सैंपलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सैंपलिंग का और सैंपल का पॉपुलेशन का टॉपिक था। उसके बाद हमारे पास अलग अलग टाइप की सैंपलिंग है। अगर हम सैंपलिंग की बात करें तो जब हम सैंपलिंग की बात करेंगे तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड होगा। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास इक्वल चांस होते हैं पॉपुलेशन के सिलेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत इजी एग्जांपल है, कॉइन है। कॉइन में हेड और टेल है। जब हम उसको कॉइन करते हैं तो हेड और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इक्वल चांस होने चाहिए सिलेक्ट होने के। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कॉइन है, उसके दो ही फेज है, हेड और टेल। जब कॉइन की बात करें, हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है। अगर इसको हम जनरल टर्म में समझे, क्वालिटेटिव टर्म में समझे, तो इनकी दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। या फिर हम डाइस कह लेते हैं, डाइस में 1 से 6 नंबर आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम कहाँ लगाते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम लगाते हैं जहाँ पॉपुलेशन हमारे पास ह्यूज नंबर में हो, जहाँ पॉपुलेशन की अमाउंट ह्यूज हो, जहाँ डाटा हमारे पास बिग हो। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी का डाटा है या किसी कंट्री का डाटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, हम वहाँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगाते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमारे पास डाटा कम हो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो। तो यहाँ जो सिलेक्ट होने की चांस होते हैं सैंपलिंग में पॉपुलेशन के, वहाँ कम होते हैं। इसीलिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी
हम क्वालिटेटिव रिसर्च में लगाते हैं और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में लगाते हैं। तो इसके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बेसिकली 4 पार्ट है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम रैंडमली पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक बकेट है, उसमें 10 बॉल्स है, टेनिस बॉल है और 10 की 10 ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उसमें 1/10 होगी। तो हर बॉल की, हर उसके सैंपल फ्रेम की प्रोबेबिलिटी वहाँ सेम होगी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम वहाँ लगाते हैं जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सैंपल के सिलेक्ट होने की। दूसरा है सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम nth नंबर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 to 100 पॉपुलेशन है, उसमें से सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग जब हम लगाएंगे तो सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम ये सिलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एवरी 5th नंबर लेना है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास, 5th, 10th, 15 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसको सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम स्टेटा बनाते हैं पॉपुलेशन का। तो स्ट्रेटिफाइड में जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन हो गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन क्या होती है, लार्ज नंबर में होती है और पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास फिक्स होती है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेटा बनाएंगे पॉपुलेशन का। और स्टेटा भी क्या बनाएंगे, हम होमोजीनियस बनाएंगे। कि होमोजीनियस इसलिए बनाएंगे क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए सैंपल के सिलेक्ट होने की यहाँ। तो जब भी हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि हम स्मॉल स्मॉल स्टेटा बनाएंगे। वो स्टेटा एज के हिसाब से हो सकता है, वो स्टेटा जेंडर के हिसाब से हो सकता है, वो स्टेटा किसी इनकम के हिसाब से हो सकता है, वो स्टेटा किसी कास्ट के रिलीजन के बेस पे हो सकता है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम स्टेटा प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं कि हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं, स्टेटा बना के फिर हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये होगी हमारी सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बात करते हैं तो उसके बाद आती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग लिटिल बिट डिफरेंट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से। तो क्लस्टर सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं तो क्लस्टर सैम्पलिंग में ऑलरेडी स्ट्रेटा डिवाइड हुए होते हैं, जैसे ऑलरेडी ग्रुप्स में होते हैं पॉपुलेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंडिया पे स्टडी करनी है किसी टॉपिक पे, तो इंडिया में हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे स्टेट। इंडिया में हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टेट। और स्टेट के बाद जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ स्टेट, और स्टेट के बाद हम सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक्स, जिसको हम तहसील भी बोलते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे विलेज। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से हमारे पास ये क्या है कि ऑलरेडी स्ट्रेटा बना हुआ है। और जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, यहाँ स्ट्रेटा बना नहीं हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कूल पे हमें सर्वे करना है, कोई स्कूल का एग्जांपल है, ठीक है, तो हमें मान लिया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स पे अलग अलग वो करनी है, हमें सैम्पलिंग करनी है, उस पर कोई रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेटा बनाएंगे, जैसे गर्ल्स का अलग से और बॉयज़ का अलग से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक स्टेटा प्रिपेयर कर लेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम स्टेटा प्रिपेयर करते हैं, सब ग्रुप बनाते हैं, हम डाटा को हिट्रोजीनियस से होमोजिनाइज करते हैं। बल्कि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि ऑटोमेटिक स्टेटा बना हुआ आता है, हम बस सैम्पलिंग पिक करते हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग ऑलवेज बड़े डाटा पे लगती है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो क्लस्टर सैम्पलिंग वहाँ लगते हैं। तो ये हमने चारों पार्ट पढ़े कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 पार्ट थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग किसको बोलते हैं, तो क्लस्टर सैम्पलिंग को ही मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी स्टेज पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग स्टेज पे, जैसे स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट का मैंने ऑप्शन दिया था, ब्लॉक्स का और विलेज का। तो इस तरीके से सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे जब हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटी होती है डाटा की या सैंपल की सिलेक्ट होने की।
जब किसी डाटा की और सैंपल की सिलेक्ट होने की अनइक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी, हमारे पास पॉपुलेशन लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल हमें स्टडी करनी है कि जो लोग जैसे कोविड पेंडेमिक आया था कि जिन लोगों की, जो लोग कोविड हुआ उनको और कोविड के बाद रिकवर कर गए, या कुछ और रिकवर करने के बाद उन्हें कोई भी जो है ना कि दिक्कत नहीं आई, तो ऐसे लोगों को हम सबसे पहले कन्वीनियंस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें ढूंढने पड़ेंगे, वो आइसोलेट करने पड़ेंगे, उसी के बाद हम रिसर्च करेंगे। तो इसके बेसिकली पार्ट होते हैं जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। जब हम इसकी बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो इसके बेसिकली हमारे पास 4 पार्ट है। जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करता है। रिसर्चर क्या करता है इसमें कि उसको जहाँ सुविधा हो, फॉर एग्जांपल उसको हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करना, हरियाणा स्टेट पे कोई डाटा कलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल कि हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है, बल्कि वो क्या करे कि आइडियली तो उसको सभी डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग पॉपुलेशन पे कुछ सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो फॉर एग्जांपल रहता किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो अपने कुछ एक डिस्ट्रिक्ट का डाटा कलेक्ट करके वो जनरलाइजेशन दे दे, तो उस तरीके की सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस की। मतलब रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के अनुसार डाटा कलेक्ट करता है। उसके बाद है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर अपने पर्पज के अकॉर्डिंग है कि उसको लग रहा है कि भाई यहाँ से मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके पर्पज के अनुसार जब डाटा कलेक्ट करता है तो उसको पर्पजिव सैम्पलिंग बोलता है। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट है ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ जो डाटा या सैंपल सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तीसरा जो इसमें ऑप्शन इसमें पार्ट है इसका, वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग को नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क सैम्पलिंग, चेन सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग ये इक्वल है। जब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करते हैं तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर सबसे पहले एक ऐसे पर्सन को ढूंढता है जो उसका सैंपल का पार्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया कि एक पर्सन है कि ये सबसे पहले रिसर्चर इसके पास गया, इसने बताया कि भाई आप ऐसा ही जो आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो आप इसके पास जाओ, फिर वो किसी तीसरे आदमी का नाम बताएगा। तो इस तरीके से एक चेन सिस्टम बनता चला जाता है। तो इस तरीके की जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसको चेन सैम्पलिंग, नेटवर्क और स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, जिसमें एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है कि रिसर्चर का जो डाटा कलेक्ट करता है, रिसर्चर एक उसके पास जाता है जिससे डाटा कलेक्ट करना है पर्सन के, उसके बाद वो किसी दूसरे का नाम बताता है, वो किसी तीसरे का। तो इस तरीके से एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। ऐसी सैम्पलिंग को हम नेटवर्क और स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। कोटा सैम्पलिंग में होता है कि जब आप चीज़ों को अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड कर दो। कैसे, फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं कि इधर से कुछ डाटा सेलेक्ट किया, इधर से कुछ डाटा सेलेक्ट किया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं जब एडमिशन होता है किसी प्रोग्राम में, तो एडमिशन के दौरान मान लिया कि 100 सीट्स है किसी उसमें डिसिप्लिन में, फॉर एग्जांपल एमए में ही एडमिशन होना है, तो एमए में फॉर एग्जांपल 100 सीट है, और 100 सीट में से जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है रिजर्वेशन सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि परसेंटेज में सीट डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व्ड जो सीट होती है वो 50 होती है, और जो रिजर्व्ड सीट होती है वो होती है 50। तो इस तरीके से 50% जब हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फिल करेंगे और 50% हम रिजर्व्ड कैटेगरी की फिल करेंगे, तो एक तरीके से कोटा और परसेंटेज निर्धारित है। इसी तरीके से जैसे आर्मी में भी कोटा निर्धारित होते हैं कि भाई इतने % लोगों को जॉब मिलेगा, या किसी कंपनी में भी हम देख सकते हैं कि इतने स्किल वाले % लोगों को जब वो डिवाइड कर देते हैं कि भाई हम इतना इतना इनटेक लेंगे, तो वो एक फिक्स कर रहे हैं। जब आप लिमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगती है। तो इस तरीके की जब सैम्पलिंग करते हैं तो हम उसको कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। तो ये हमारे बेसिकली जो हमने पढ़े प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट हैं। और जब भी हमें सैम्पलिंग करनी होती है तो हम अलग अलग तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक अपनाते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो क्वेश्चन ये था कि हम सैम्पलिंग करते क्यों लास्ट में, अगर कई बार सोचे तो सैम्पलिंग इसलिए करते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जब आप पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते हो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, तो हमने उसमें से एक, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें से हम एक छोटा सा हिस्सा सैंपल सेलेक्ट करते हैं जिस पे हम
रिसर्च करते हैं और वो सैंपल हमारा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब वो सैंपल अलग अलग जगह से लिया होना चाहिए ताकि इस पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करे। तो इस तरीके का जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसको हम जो है ना कि जस्टिफाइड सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, या एक तरीके से हम कहें कि हमारी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई और इक्वल चांस होगा हमारी रिसर्च में, एरर आने के कम चांस हो गए, हम रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हैं, हमारी रिसर्च वैलिड होगी तो वैलिड रिसर्च मानी जाएगी। तो इस तरीके से हमने सैम्पलिंग पढ़ाई है। नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डायरेक्ट। बहुत बार तो ये पूछ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट बताओ कौन से है, तो सिस्टेमेटिक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसी तरीके से इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा, जजमेंटल, स्नोबॉल, परपजीव सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग, इस तरीके के इसमें हम आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, इसलिए हमें इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना। इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार आते हैं और हमें इसी तरीके से जो है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स हो या वेरिएबल्स हो, तो वेरिएबल्स की भी हम क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बाकी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।